नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम यूपी पुलिस 2026 के लिए हमने स्पेशल टॉपिक की हमने आपको पार्ट एक कंप्लीट करा दिया है। इसमें हम पार्ट दूसरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने स्पेशल टॉपिक यानी RW बुक के सभी टॉपिक को कवर कर दिया है। यानी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 है, इसे जरूर देखें। यह आपके लिए एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए यूपी पुलिस के स्पेशल टॉपिक में आज हम आपातकालीन सेवा करने वाले आपातकालीन सेवा करने वाले इससे पहले हम कई टॉपिक स्पेशल कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का मुख्य नंबर क्या है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 112। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, आग लगने की सूचना देने के लिए फायर ब्रिगेड का हेल्प लाइन नंबर क्या है? तो उसका हमारा ऑप्शन ए 101, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल ले जाने के लिए कौन सी एम्बुलेंस सेवा डायल करनी चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 102, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 4, गंभीर दुर्घटना या ड्रामा की स्थिति में तत्काल एम्बुलेंस के लिए नंबर कौन सा है? तो इसका हमारा 108 108, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 5, 112 इंडिया ऐप कौन सा विशेष फीचर होता है? कौन सा विशेष फीचर होता है? तो इसका हमारा पैनिक बटन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पैनिक बटन। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, यातायात ट्रैफिक जाम या समस्या के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर है? इसको बोलेंगे हम 103, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, सड़क दुर्घटना होने पर हाईवे पर मदद के लिए नंबर है? तो इसको बोलेंगे 1073, इसका हमारा ऑप्शन बी 10, ऑप्शन ए 1073। अगला प्रश्न नंबर 8, गोल्डन हावर का संबंध किससे है? तो इसका हमारा चुनाव का आखिरी घंटा, ये वाला इसका गलत है। दुर्घटना के बाद पहला घंटा, इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 9, पुराना पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 अब पर किस नंबर पर फॉरवर्ड करता है? किस नंबर पर फॉरवर्ड करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 112 पर फॉरवर्ड करता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, घर बैठे FIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज कराने के लिए यूपी पुलिस का आधिकारिक ऐप कौन सा है? तो इसमें यूपी कॉप, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का नंबर क्या है? तो इसका 1090, 1090, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 12, 1090 हेल्पलाइन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें वीडियो कॉल होती है, ये वाला इसमें गलत। शिकायतकर्ता महिला की पहचान गुप्त रखी जाती है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है? तो 181, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 14, बच्चों की मदद या बाल श्रमिक रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 1098।
1058, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, दामिनी ऐप का संबंध किस आपदा से है? दामिनी ऐप का तो है बिजली गिरना, इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 16, शक्ति दीदी अभियान का संबंध किस से है? तो हमारा ऑप्शन ए होगा महिला सुरक्षा और जागरूकता, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायत किस नंबर पर की जाती है? किस नंबर पर की जाती है? तो 1091 नंबर पर की जाती है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन का उद्देश्य क्या है? केवल घरेलू हिंसा का रोकना, इसमें ये वाला गलत है। इसमें महिलाओं के अधिकार की रक्षा, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में किसके लिए चलाया गया? किसके लिए चलाया गया? तो है ए किसानों के लिए, ये गलत। बी होगा महिला और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 20, यदि कोई बच्चा खो गया है तो सबसे पहले किस नंबर पर सूचना देना चाहिए? किस नंबर पर? तो 1098, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 21, साइबर क्राइम जैसे बैंक फ्रॉड की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1076, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1064, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता फोरम का नंबर क्या है? उपभोक्ता फोरम का नंबर क्या है? तो इसका 1915, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 14433, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 26, जन सुनवाई पोर्टल का संबंध किस राज्य सरकार से है? किस राज्य सरकार से है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 27, साइबर फ्रॉड होने पर कितने समय के भीतर कॉल करना सबसे बेहतर होता है? तो 24 घंटे के अंदर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 28, यदि आपका आधार कार्ड खो गया है तो UIDAI हेल्पलाइन क्या है? तो इसका हमारा 28 का ऑप्शन ए 1947 का हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 29, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न आने पर शिकायत नंबर है, शिकायत नंबर इसका 1912, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 30, LPG गैस लीकेज होने पर आपातकालीन नंबर कौन सा है? इसमें 1906, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 31, रेलवे पूछताछ के लिए नंबर कौन सा है? तो 139 का हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 32, स्वास्थ्य आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? जिसे हम 1108 यानी एम्बुलेंस, इसका ऑप्शन इसका सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 33, नशा मुक्ति के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? नशा मुक्ति के लिए तो हमारा 14446, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 34, मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन के लिए सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन कोड क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए 14416, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वृद्ध जनों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर एल्डर लाइन क्या है? तो इसका हमारा 14 145 67, इसका हमारा ऑप्शन
ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 36, किसान कॉल सेंटर नंबर क्या है? तो इसका हमारा 1551 इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 37, वोटर आईडी और चुनाव संबंधी जानकारी के लिए चुनाव आयोग हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा 1950। अगला क्वेश्चन नंबर 38, यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और कोई छेड़छाड़ करता है तो आप किस नंबर पर मदद मांगेंगे? तो हम 139 या 142 पर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 39, सी प्लान ऐप का उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है? सी प्लान ऐप का उपयोग कौन करता है? तो इसका हमारा पुलिस कर्मी, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा पुलिस कर्मी। अगला क्वेश्चन नंबर 40, पर्यटकों की सहायता के लिए भारत सरकार हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? पर्यटकों की सहायता के लिए भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो 1363, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 41, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप किस ऐप का उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे यूपी को, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 42, कोरोना काल में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया था? तो 1075, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 43, टेली लॉ सेवा किसके लिए है? टेली लॉ सेवा किसके लिए है? तो है मुफ्त कानूनी सलाह के लिए, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 44, आधार कार्ड से जुड़ी शिकायत के लिए 1947 नंबर किस संस्था का है? किस संस्था का है? तो UIDAI, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 45, निर्भया फंड निर्भया फंड के तहत भारत में कौन सा आपातकालीन नंबर सिस्टम लागू किया गया? तो 112, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपको स्पेशल टॉपिक की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए हम आज मानव अधिकार स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इसी प्रकार आपको कई स्पेशल टॉपिक कराए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? तो इसे 2 अक्टूबर 1993, का हमारा ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस तिथि को हुई? किस तिथि को हुई स्थापना? तो इसकी ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सांविधिक निकाय है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला
क्वेश्चन नंबर 5, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धारा है? तो इसमें 8 अध्याय 43 धारा है, यानी इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा जस्टिस रंगनाथ मिश्र, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति करने वाली सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हमारा प्रधानमंत्री, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एनएचआरसी की नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं होता है? नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष, ये तो सदस्य होते हैं। विपक्ष का नेता, ये भी। भारत का राष्ट्रपति, तो उसका हमारा ऑप्शन बी राज्यसभा का उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति नहीं होता, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका 7 अक्टूबर 2002 को, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका 12 कभी राज्यपाल, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, इसका हमारा ऑप्शन बी है, और नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन नंबर 14, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो उसका हमारा संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए 2019 संशोधन के बाद? तो केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, इसमें ये वाला नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के ऐसे मामलों की जांच नहीं करता जो 1 साल से अधिक पुराने हों, इसका हमारा ऑप्शन का बी और सही। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी धारा 30। अगला क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो सिविल न्यायालय, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकार में समान है, यह कथन यूडीएचआर किस अनुच्छेद में है? तो इसका हमारा अनुच्छेद 1 में, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पदेन सभापति की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसमें 7, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पदेन सभापति नहीं होता है? तो उसका राष्ट्रीय महिला आयोग, ये तो होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी सही। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, ये भी सही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
के सदस्य नहीं होते, इसका हमारा ऑप्शन डी सही, इसमें नहीं होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग क्या कर सकती है? आयोग क्या कर सकती है? तो यानी हमारा ऑप्शन ए स्वयं जांच कर सकती है, तो इसको ये वाला गलत। बी सजा दे सकती है, ये गलत। केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है और सिफारिश कर सकती है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध किस से है? बाल श्रम, ये गलत। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, ये गलत। इसका हमारा ऑप्शन सी गिरफ्तारी हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2D किसकी परिभाषा दी गई है? किसकी परिभाषा? तो मानवाधिकार की परिभाषा दी गई, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 25, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 43 में क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? नियम बनाने की शक्ति, इसमें ये गलत। तो इसमें निरसन और व्यय वृत्ति के, इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है। धारा 43 में निरसन और व्यय वृत्ति का प्रावधान, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 27, राज्य मानवाधिकार आयोग किन सूचियों के विषय पर जांच कर सकता है? केवल राज्य सूची, ये गलत। बी केवल संवर्ती सूची, ये गलत। इसका हमारा ऑप्शन सी राज्य सूची और संवर्ती सूची दोनों, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? किसे सौंपता है? इसका हमारा ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29 मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों का सिद्धांत किसने दिया? इसका सिद्धांत किसने दिया? कारेल बासक, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, नीले अधिकार, नीले अधिकार किस प्रकार के अधिकारों को कहा जाता है? आर्थिक सामाजिक अधिकार, ये गलत। नागरिक और राजनैतिक अधिकार नीले अधिकार कहा जाता है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, हंस मेहता का संबंध किस दस्तावेज के निर्माण से था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसमें ये वाला गलत। हमारा इसका ऑप्शन बी मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने के लिए साबित कदाचार की जांच कौन करता है? सीबीआई, ये गलत। उच्च न्यायालय, ये गलत। इसका होगा हमारा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि पूर्वक लागू हुआ माना जाता है? तो 28 सितंबर 1993, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर तो केंद्र मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो वहां पर होता है हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 35, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है? धारा 12 किससे संबंधित है? तो इसका हमारा आयोग के कृतन कार्य से, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 36, जोगेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 का मामला किससे संबंधित है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसको हमारा ऑप्शन बी कुल 30 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39,
दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त एनएचआरसी का सदस्य कब बनाया गया? तो 2019 में। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 40। आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, इसका अर्थ क्या है? सरकार को मानना ही पड़ेगा, ये बात इसका गलत होगा। यह केवल सलाहकारी प्रवृत्ति का है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 41। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद धारा 30 में नहीं, धारा 31 में। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 42। विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन बी 7 वर्ष। इसका हमारा ऑप्शन बी 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र कैसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 44। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका हमारा राष्ट्रपति को। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 45। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2A के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें नौसेना शामिल है, वायुसेना शामिल है और आर्मी शामिल है, राज्य की पुलिस शामिल नहीं है। इसमें 45 का डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 46। मानवाधिकार सार्वभौमिक है, इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद क्या है? तो इसमें आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार को निलंबन। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 47। 2019 के संशोधन के तहत एनएचआरसी मानवाधिकारों का ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई है? तो 3 सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 48। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था, जिसे पुराने आयोग का स्थान लिया है? तो इसका हमारा 2006। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 49। मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अधिकारों अक्सर किस रंग से दर्शाया जाता है? तो नीले से नहीं, इसका हमारा ऑप्शन बी लाल रंग से। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 50। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 51। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 का संबंध किस से है? तो इसका सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार हनन के मामले में प्रक्रिया। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 52। आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका हमारा संबंधित सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 54। सच्चर समिति 2005 का गठन किसकी स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो इसका भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसका हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 55। मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती का संबंध किस सामाजिक बुराइयों को रोकने से है? तो इसका हमारा बाल विवाह ये गलत, दहेज प्रथा ये गलत, बाल मजदूरी ये भी गलत होगा। तो इसमें होगा मानव तस्करी। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 56। एनएचआरसी महासचिव की रैंक भारत सरकार के किस अधिकारी के बराबर होती है? तो इसका हमारा संयुक्त सचिव। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 57।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत किसका गठन किया किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी विशेष जांच दल। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन सा अधिकार तीसरी पीढ़ी का माना जाता है? तीसरी पीढ़ी का माना जाता है तो इसका हमारा ऑप्शन बी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59। नीलावती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध वाद किससे संबंधित है? किससे? तो हिरासत में मृत्यु। इसका हमारा ऑप्शन ए हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 60। मानवाधिकार दिवस 2025 के थीम को मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है तो इसकी थीम थी मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 61। राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव किस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए? तो बाहर राज्य सरकार का सचिव से नीचा नहीं होना चाहिए। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 62। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा के आयोग के कृत्यों का वर्णन करता है? तो इसका धारा 12। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 63। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो इसका हमारा 47। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 64। भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 2005 में। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 65। एक मिनट। प्रश्न नंबर 65। मानवाधिकार न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार किसे नियुक्त करती है? किसे नियुक्त करती है? महाधिवक्ता इसी को नहीं, महान्यायवादी ये गलत। तो विशेष लोक अभियोजक। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 66। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? कहाँ तक है? तो संपूर्ण भारत पर। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 67। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्ति हो सकती है? किसकी नियुक्ति हो सकती है? इसका हमारा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अन्य न्यायाधीश। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68। NHRC के खातों की ऑडिट किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 69। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 बाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए कैदियों को हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न कितने हैं? 69 प्रश्न हमने मानवाधिकार आयोग से कंप्लीट करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम स्पेशल टॉपिक की वीडियो लाते रहेंगे। कल हम लाएंगे फिर शासनिक व्यवस्था के ऊपर। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए स्पेशल टॉपिक में आज हम स्वास्थ्य और पोषण विज्ञान करने वाले हैं। कल हमने प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न किए। हमने अभी तक 10 स्पेशल टॉपिक के प्रश्न को सॉल्व किया है। आज हम 11वां स्पेशल टॉपिक स्वास्थ्य एवं पोषण विज्ञान करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का
पहला सवाल है विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए रेडिनॉल तो है विटामिन ए का नाम। बी थायमिन है विटामिन बी वन का नाम। इसका हमारा ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए विटामिन यानी इसका हमारा ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? तो विटामिन में यानी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। जैसा हमारा ऑप्शन डी विटामिन सी और बी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न नंबर 4, रिकेटस सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका हमारा ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 5, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए विटामिन के। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 6, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? तो विटामिन बी 12 में पाई जाती है। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टे फल कौन सा है? इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी एस्कोरिक एसिड इसका विटामिन सी का नाम। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 8, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन या जनन क्षमता के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो विटामिन ई। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 9, बेरी बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है? बेरी बेरी रोग तो बी वन यानी इसका रासायनिक नाम है थायमन। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न 10, पेलेग्रा पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो उसको बी 3 नियासिन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11, अंडे के फायदे। अंडे के सफेद भाग में मौजूद एविडिन किस विटामिन के अवशोषण रोकता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी विटामिन बी7। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 12, एनीमिया रक्त की कमी मुख्य रूप से किस खनिज की कमी से होता है? तो इसका हमारा आयरन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 13 गुर्दे की पथली रासायनिक रूप से क्या होती है? गुर्दे की पथली होती है वो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। मिनी माता रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? किस प्रदूषण के कारण होता है? तो पारा की कमी से। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 15, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही बिडाल टेस्ट। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका हमारा एड्स। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 17, टीबी 6 रोग कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका मातोकस। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी डेंगू को। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, एक मिनट। प्रश्न नंबर 19, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो इसका हमारा एंडीज एस्टिच। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 20, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को
प्रभावित करता है? तो इसमें पीलिया और आरबीसी को प्रभावित करता है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 21, निद्रा रोग किस मक्खी द्वारा फैलता है? किस मक्खी द्वारा फैलता है? तो सी मक्खी द्वारा फैलता है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 22, काला जार रोग का वाहक कौन है? तो बालू मक्खी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 23, पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है? पायरिया तो मसूड़, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। लॉकजा किस बीमारी का दूसरा नाम है? लॉकजा तो टेटनेस, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 26, कुत्ते के काटने से होने वाला रेबीज या हाइड्रोफोबिया किस वायरस से होता है? किस वायरस से होता है? तो रेडो वायरस, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? तो प्लेग रोग मिस्सू या चूहे के द्वारा फैलता है, इसका हमारा ऑप्शन बी प्लेग रोग। अगला प्रश्न नंबर 27, निफा वायरस का वाहक कौन है? तो चमगादड़, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। निपा वायरस का वाहक चमगादड़, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 28, गलसुआ रोग शरीर के किस हिस्से में सूजन लाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी पैरोडेटी ग्रंथि, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 29, एथलीट फूड रोग किसके कारण होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी कवक के कारण, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न नंबर 31, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 32, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी तो फीमर गंगा में पाई जाती है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपेज कहाँ पाई जाती है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी कान, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 34, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता तो इसका हमारा ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 35, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका ए पॉजिटिव, 35 का हमारा ऑप्शन एन ए बी पॉजिटिव, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 36, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 37, एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है? तो इसका हमारा 120/80 mmHg, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न नंबर 38, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? पाचन में मदद करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी टाइलिन, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 39, बड़ा कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? किन रंगों में? तो लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 40, टनल सिंड्रोम किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? केवल महिला में, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 41, पुरुषों में महिला जैसे लक्षण जैसे स्तनों का विकास किस सिंड्रोम का उदाहरण है? किस सिंड्रोम का उदाहरण है? तो इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 42, कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? घाव का भरना, इसमें गलत, इसका हमारा ऑप्शन बी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 43, NEFS 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन
दर कितनी है, कितनी है, तो इसका हमारा 0.2, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है, किस राज्य की, तो इसका हमारा ऑप्शन बी बिहार। अगला क्वेश्चन नंबर एन एफ एच एस 5 के अनुसार सबसे कम प्रजनन दर कहाँ है, सबसे कम, तो सिक्किम व अंडमान निकोबार, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 46, घरेलू हिंसा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, घरेलू हिंसा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन बी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक के टीके की तो एडवर्ड जेनर, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 48, एक छोटा वाला क्वेश्चन नंबर 48, पेंसिलिन पेंसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की, एंटीबायोटिक, तो इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका हमारा ऑप्शन ए सही, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 49, रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज, इसका हमारा ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हृदय हार्ट की गतिविधियों को किस दर्ज करने के लिए की किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी एन सी जी, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 51, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जांच करने के लिए किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो ईईजी, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 52, गुर्दे गुर्दे खराब होने पर रक्त को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 53, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला उपकरण कौन सा है, तो सुवर्ण पेस मेकर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 55, WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो हमारा इसका ऑप्शन सी शारीरिक मानसिक और सामाजिक संतुलन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 56, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है, बालों का झड़ना, तो इसका हमारा ऑप्शन B7 की कमी का संकेत है बाल का झड़ना। अगला प्रश्न नंबर 58, स्क्वारिक रोग शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी मसूड़, इसका हमारा ऑप्शन बी मसूड़। अगला प्रश्न नंबर 59, होठों के किनारों का फटना, होठों के किनारों का फटना किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन विटामिन B12 की कमी से होता है। साइनोबैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो नील हरित शैवाल, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 61, हीमोफीलिया कैसा रोग है, हीमोफीलिया, तो आनुवांशिक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 62, गंडबाला या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 63, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 59, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। विटामिन B9 का अन्य नाम क्या है जिसकी कमी से जन्म दोष हो सकता है, तो इसका हमारा फॉलिक एसिड, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। यानी इतना ही, इतने सवाल में टोटल हमने 65 सवाल किए।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए हम आज स्पेशल टॉपिक में प्रमुख आविष्कार एवं उनके खोजकर्ता के बारे में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कल हमने इससे पहले स्वास्थ्य और पोषण विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, तो आज हम कौन से करने वाले हैं? आविष्कार और उनके खोजकर्ता। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का पहला सवाल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार तो ग्राहम बेल। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज तो रॉड स्टोजन इसका हमारा ऑप्शन ए सही। रेडियो का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका हमारा जी मार्कोनी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 4, टेलीविजन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो टेलीविजन का जे एल बेयर्ड, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 6, डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबल, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। डीजल इंजन का आविष्कारक किसने किया? डीजल का आविष्कार किसने किया? तो इसका हमारा रूडोल्फ डीजल, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? भाप इंजन तो जेम्स वाट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पेनिलिसियन पेनिसिलियन की खोज किसने की थी? तो इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 11, रडार रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन रॉबर्ट वाटसन बार्ट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज तो एडवर्ड जेनर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 13, रिवॉल्वर रिवॉल्वर का आविष्कारक किसने किया? आविष्कारक कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सैमुअल कोल्ट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला मोबाइल फोन का जनक किसे कहा जाता है? मोबाइल फोन का तो मार्टिन कूपर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 16, परमाणु सिद्धांत परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो इसका हमारा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज तो इसका हमारा ऑप्शन ए जे जे थॉमसन, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 18, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज तो जेम्स चैडविक, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए? गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए? इसका हमारा ऑप्शन बी न्यूटन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 20, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर का
टोर्रिसेली, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका हमारा ऑप्शन बी लुई पास्चर, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 22, रक्त समूह की खोज किसने की? तो इसका हमारा कार्ल लैंडस्टीनर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। संपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? संपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो आइंस्टीन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसका हमारा ऑप्शन ए बेटिंग और बेस्ट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 25, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए जे ई ओटिस, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 26, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? तो इसका हमारा ऑप्शन ए एनरिको फार्मी, एनरिको फार्मी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज तो इसका रॉबर्ट हुक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 28, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार तो इसका गैलीलियो, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? खोज किया तो इसका हमारा ऑप्शन ए फंक, इसका हमारा ऑप्शन ए फंक। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक फाउंटेन, आधुनिक फाउंटेन पेन, पेन का आविष्कार किसने किया? किसने किया तो इसका वाटरमैन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? विद्युत बैटरी का तो एलेक्ट्रांडो वोल्टा, का हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 33, AK-47 का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन बी रूस। अगला पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? पोलियो वैक्सीन की खोज तो जॉन लांस साल्क, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला ताड़ित चालक, ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। सीमेंट का आविष्कार किसने किया? सीमेंट का आविष्कार तो इसका जोसेफ स्पीडिन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 37, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार तो इसका हमारा फ्रैंक व्हिटल, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक ईमेल का जनक किसे माना जाता है? तो इसका हमारा रे टॉमलिंसन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, रमन प्रभाव की खोज किसने की? तो इसका हमारा ऑप्शन ए बी सी वी रमन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 41, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका हमारा ऑप्शन ए पास्कल। अगला क्वेश्चन नंबर 42, हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका हमारा क्रिश्चियन बर्नार्ड, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 43, शून्य की खोज का श्रेय किसे जाता है? शून्य की खोज का तो आर्यभट्ट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एडजलबार्ट, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? किसने दिया? क्वेश्चन का 45 के बाद 46,
इसका तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, बात सन और करेक्ट। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 40। बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज, तो इसका हमारा ऑप्शन ए एंटनी वॉन ल्यूनेस हक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 47। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज सीले और क्रिस्टल। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। स्टीव पिन का आविष्कार किसने किया? स्टीव पिन का आविष्कार किसने किया? स्टीव पिन का आविष्कार, स्टिक पिन का आविष्कार वाल्टर हट। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 49। परमाणु बम के विकास में मुख्य भूमिका किसकी है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपन हाइपर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है? हेमोपैथिक के संस्थापक तो हनी मैन। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए आज हम पुरस्कार का स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए, हमारा इसका पहला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हमारा ऑप्शन सी 1954 में की गई थी। हमारा ऑप्शन सी। वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 5 लोग। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न नहीं दिया गया? तो चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया, कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन नहीं दिया गया, तो लाल कृष्ण आंडवाणी। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। जिन्हें नहीं दिया गया, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन थे? तो इसका हमारा ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 5। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 2024 में भारत रत्न यानी मरणोपरांत दिया गया, तो कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। इसका हमारा ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 6। हरित क्रांति के जनक जिन्हें 2024 में भारत रत्न मिला, उनका नाम क्या है? तो एम एस स्वामीनाथन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें भारत रत्न, निशान ए पाकिस्तान दोनों मिले हैं? तो इसका हमारा मोरारजी देसाई। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। भारत रत्न पदक का आकार किस पत्ते के समान है? तो पीपल के पत्ते के समान। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 9। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो इसका हमारा 132 का हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 10। 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से 5 लोग। उसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे 2024 में पद्म विभूषण नहीं मिला? 2024 में नहीं मिला, तो चिरंजीवी को भी मिला हुआ है, बैजंती माला को, एम वेंकैया नायडू को भी मिला हुआ है। इसमें नहीं मिला है, तो हमारा इसका ऑप्शन डी रतन टाटा को नहीं मिला। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिन्हें 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, तो बिंदेश्वर पाठक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 13।
पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर पद्म एक मिनट डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कला और नृत्य क्षेत्र। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। 2024 में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार पद्म श्री मिला है? तो कुल 12 लोगों को। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 15। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से हमारा ऑप्शन बी सही। पहला भारत रत्न। प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म विभूषण से हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 17। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 में मिला है वह कौन है? तो उनका नाम फतिमा बीबी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 18। भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत उपाधि नहीं माना जाएगा? उपाधि नहीं माना जाएगा तो हमारा अनुच्छेद 18। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19। पहले विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न दिया गया तो इसका हमारा ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। पूर्व उप राष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला तो इसका हमारा सार्वजनिक मामले। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 21। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विजेता कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ल। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी नगद राशि दी जाती है? तो 11 लाख। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? किसे मिला? तो इसको हमारा पार्वती त्रिकी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 24। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया था? तो पुष्पा भारती को। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। पुष्पा भारती उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला? तो यादें यादें और यादें। इसका हमारा ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 26। सरस्वती सम्मान 2026 सरस्वती सम्मान 2024 के विजेता महोपाध्याय भद्रदास स्वामी किस भाषा के कवि हैं? इसका हमारा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा के कवि। ऑप्शन बी। बिहारी पुरस्कार किस राज्य के लेखकों को दिया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राजस्थान को दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। ना कि बिहार मार सकते हैं लेकिन बिहारी पुरस्कार राजस्थान के राज्य को दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न नंबर 28। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो इसका हमारा ऑप्शन बी स्ट्रीम कीरे। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 29। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला पूछा है तो इसमें आशा देवी पूर्ण। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका हमारा सरस्वती सम्मान। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 31। गुलजार को किस भाषा के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हमारा उर्दू के लिए। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 32। वेद समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका हमारा गीतांजलि श्री। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? तो इसका हमारा बानू मुश्ताक। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर
34 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च सम्मान इसका हमारा ऑप्शन सी भारतीय सम्मान, ऑप्शन सी। प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? प्रथम व्यास सम्मान किससे मिला? तो इसका हमारा ऑप्शन बी रामविलास शर्मा को मिला, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 36 युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी परम वीर चक्र। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका हमारा अशोक चक्र, इसका हमारा ऑप्शन बी शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र, युद्ध काल का परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन नंबर 38 वीरता पुरस्कारों के वरीयता क्रम में अशोक चक्र के बाद कौन सा पुरस्कार आता है? अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 40 2024 में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन हनुमान सिंह का संबंध किस कोर से था? किस कोर से था? तो आर्मी मेडिकल कोर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। कैप्टन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वीर चक्र, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 42 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो विश्व भारती पुरस्कार, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। परमवीर चक्र पदक किस वस्तु का बना होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी कांस्य का बना होता है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 44 अशोक चक्र पदक फीते का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अब तक कुल कितने व्यक्ति को परमवीर चक्र दिया गया है? तो 21 व्यक्ति को, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 46 पुलिस वीरता पदक मुख्य रूप से किन अवसरों पर घोषित किए जाते हैं? दीपावली, होली, ये गलत, तो इसका हमारा ऑप्शन बी हो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। कीर्ति चक्र शांति काल का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी दूसरा, तो पहला कौन सा है? अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कारगिल युद्ध के दौरान इनमें से किसे परमवीर चक्र मिला था? परमवीर चक्र मिला था तो सो बिपिन रावत, ये तो अभी सेम ये वाला इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह यादव, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। यह क्वेश्चन होमगार्ड परीक्षा की 25 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, यानी परमवीर चक्र किसको मिला था? तो योगेंद्र सिंह यादव। अशोक चक्र का पुराना नाम 1992 से पहले क्या था? तो अशोक चक्र वर्ग ए, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नागरिक और सैनिक दोनों को दिया जाता है? तो अशोक चक्र, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 51 भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो इसका हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, इसका हमारा ऑप्शन बी। 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 53 अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो अमरोहा जिले से, इसका हमारा ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नगद राशि कितनी? नगद राशि इसमें है 25 लाख, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 55 अर्जुन पुरस्कार 2023 जीतने वाली पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स दौड़, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 56 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान दिया जाता है? तो यह कोच को दिया जाता है, इसका हमारा
ऑप्शन बी सही। बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली पैरा एथलीट जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 में मिला था, तो इसका हमारा शीतल देवी। इसका हमारा ऑप्शन ए शीतल देवी। अगला क्वेश्चन नंबर 58। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कब किया गया, कब किया गया था, तो 2021 में। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 59। प्रथम खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन है, तो विश्वनाथ आनंद। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी ने जीती, किस यूनिवर्सिटी ने जीती, तो यह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 61। यूपी की रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना किस के लिए है, किस के लिए है, तो हमारा महिला कवित्रियों के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में खेल रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, तो इसका अभिनव बिंद्रा। खेल रत्न पाने वाले, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 63। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई, अर्जुन पुरस्कार की, तो इसका हमारा ऑप्शन बी 1961। ऑप्शन बी। ललित कुमार को किस खेल में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में मिला, तो इसका हमारा कुश्ती में। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 65। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है, अर्जुन पुरस्कार की राशि, तो इसका हमारा 15 लाख। इसका हमारा ऑप्शन सी। 2024 में घोषित 94 दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है, विजेता कौन, तो इसका मिथुन चक्रवर्ती। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी रेमन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका हमारा ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 69। किस भारतीय वैज्ञानिक को भौतिकी में नोबेल मिला, किस विज्ञान को भौतिकी में नोबेल मिला, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सीवी रमन। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान किसे मिला, 2024 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे मिला, तो इसका हमारा ऑप्शन ए डॉक्टर ऋतु कार्यधाल और नवीन तिवारी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 71। भारत रत्न क्वेश्चन नंबर 71। भारत रत्न विजेता 2024 चौधरी चरण सिंह का उपाधि स्थल क्या कहलाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी किसान घाट। ऑप्शन इसका सी किसान घाट। अगला क्वेश्चन नंबर 72। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता, तो ओपेनहाइमर। इसका हमारा ऑप्शन बी। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी अमेरिका द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न 74। वास्तु कला का नोबेल किसे कहा जाता है, वास्तु कला का नोबेल किसे कहा जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। मिस वर्ल्ड 2025 जो भारत में हुई की विजेता उपल सुजाता किस देश की है, तो थाईलैंड। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 76। गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला, तो मस्की काशी बारा। इसका हमारा ऑप्शन बी। ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत क्षेत्र में हमारा ऑप्शन सी संगीत क्षेत्र। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो हमारी क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।
नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए हम आज स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है वाणिज्य, व्यापार और भारतीय आर्थिक परिदृश्य। इससे पहले हम पुरस्कार का कंप्लीट चैप्टर किया, जिसके हमने MCQ पूरे किए। आज हम वाणिज्य, व्यापार और भारतीय आर्थिक परिदृश्य करने वाले हैं, जिनसे कम से कम हमारे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वस्तुओं के क्रय विक्रय की वह प्रक्रिया जो छोटे स्तर पर स्वाधीन रूप से होती है, वह क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन बी व्यापार कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, व्यापार की सहायक क्रियाएं जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा को किसमें शामिल किया जाता है? तो वाणिज्य में शामिल किया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत सर्वाधिक आयात किस देश से करता है? आयात यानी इम्पोर्ट किस देश से करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी चीन से करता है। प्रश्न नंबर 5, भारत की नई विदेश व्यापार नीति, भारत की नई विदेश व्यापार नीति कब लागू हुई? कब लागू? तो 1 अप्रैल 2023 में लागू हुई। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, नई विदेश व्यापार नीति के तहत वर्ष 2023 तक भारत ने कुल निर्यात का लक्ष्य कितना रखा है? कितना लक्ष्य रखा है? तो है हमारा $2 ट्रिलियन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, भारत विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत का व्यापार संतुलन सबसे ज्यादा सकारात्मक है? सबसे ज्यादा सकारात्मक है, तो उसका हमारा ऑप्शन बी अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, पैरा 1973 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हमारा फॉरेन्स एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। फैमा विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 1999 में लाया गया। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 11, फैमा के तहत कानूनों के उल्लंघन किस प्रकार का अपराध माना जाता है? तो हमारा नागरिक अपराध माना जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 112, प्रश्न नंबर 112, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का कार्य क्या है? ईडी का कार्य क्या है? तो उसमें फैमा और पीएमएलए कानून को लागू करना। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी हमारी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 1935 में हुई थी। यानी इसका एक्ट था 1934 एक्ट के तहत। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकाल के लिए कर्ज देता है वह क्या कहलाती है? तो वो रेपो रेट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। सेबी यह शेयर बाजार से संबंधित है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर यानी महीना नहीं पता 12 और 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। यानी 1988 को इसकी स्थापना हुई। अगला हमारा प्रश्न नंबर 170 है, 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण कब की गई थी? तो है 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इसका हमारा ऑप्शन ए। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एशिया का। तो इसका हमारा ऑप्शन सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका हमारा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना हमारी 1875 में प्रेमचंद
प्रेमचंद रॉय यादव द्वारा की गई थी। यह कहाँ पर? मुख्यालय मुंबई दलाल स्ट्रीट में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BS की स्थापना कब हुई? 1875। इसका हमारा ऑप्शन बी 1875 बोला मैंने, 1975। इसकी स्थापना 1875 में हुई है। BSE का सूचकांक क्या कहलाता है? BSE का सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका सेंसेक्स, ऑप्शन हमारा बी सही। अगला प्रश्न नंबर 21, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? तो इसका हमारा निफ्टी 50, ऑप्शन बी सही। शेयर बाजार को नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी है, सेबी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 23, सेबी सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसको हमारा ऑप्शन बी 1992 को प्राप्त हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24, शेयर बाजार में तेजड़िया यानी बुल किस कहते हैं? तेजड़िया तो जो बाजार उठने की उम्मीद करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। जो बाजार गिरने की उम्मीद रखता है उसे हम कहते हैं बी यानी मंदलिया। जो शेयर बाजार को मंदी की उम्मीद करने का निवेशक क्या कहलाता है? तो बी है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26, शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने के लिए किस खाते की आवश्यकता होती है? तो इसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट, ऑप्शन सी डीमैट अकाउंट। और होता है यानी एक होता है सेविंग अकाउंट, जो कि हमारे बैंक के लिए खोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? तो है हमारा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी के मुनाफे का वह हिस्सा जो शेयर धारकों को दिया जाता है क्या कहलाता है? तो वह लाभांश, इसका हमारा ऑप्शन बी लाभांश। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 29, निक्केई किस देश की शेयर बाजार का सूचकांक है? तो है जापान, हमारा ऑप्शन बी जापान। अगला क्वेश्चन नंबर 30, सेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेल का मुख्यालय ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थित है। ONGC पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? तुम्हारा ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है कोलकाता में, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसे बेंगलुरु, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका नई दिल्ली, हमारा ऑप्शन ए सही। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन बी कोची। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, भारत पेट्रोलियम मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मुंबई। नाल्को का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका हमारा उड़ीसा में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। यानी NMDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी हैदराबाद। प्रश्न नंबर 39, GST कब लागू हुआ? GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसका हमारा ऑप्शन बी। GST किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है, इसका हमारा ऑप्शन बी। भारत का GST मॉडल किस देश पर आधारित है? तो कनाडा के देश पर आधारित है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, GST को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 101वां संविधान के तहत जोड़ा गया था। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44, GST के तहत कर की अधिकतम दर क्या है? अधिकतम
दर क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 45, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार किसका आदर्श वाक्य है? तो हमारा जीएसटी का आदर्श वाक्य हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की? तो यह 24 जनवरी 2018 को की गई थी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 47, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। सुहाग नगरी या कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन ए फिरोजाबाद। अगला हमारा प्रश्न नंबर 49, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कन्नौज का प्रसिद्ध उत्पाद क्या है? तो कन्नौज का इत्र, हमारा ऑप्शन बी। पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को, और रामपुर का चाकू और बरेली का सुरमा प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 51, सोने की शुद्धता की पहचान के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हॉल मार्क। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 52, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का कौन सा मार्ग लगाया जाता है? तो इसमें इको मार्ग, हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 53, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण दिया जाता है? कौन सा प्रमाण दिया जाता है? तो एक मार्क। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 54, खाद्य पदार्थ की सुरक्षा और मानक सुनिश्चित करने वाली संस्था हमारा ऑप्शन बी FSSAI। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 55, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, जिसका अध्यक्ष पीएम इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 56, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका हमारा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का। प्रश्न नंबर 57, आवेद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी लघु उद्योग, हमारा ऑप्शन बी। निक्केई शेयर बाजार सूचकांक किस देश का है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन ए जापान। अगला प्रश्न नंबर 59, भारत में नोट छापने के कितने प्रेस हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न नंबर 60, जब विदेशी कंपनी भारत में प्रबंधन के साथ निवेश करती है तो क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए आज हम स्पेशल टॉपिक में पर्यावरण संबंधित से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि हमारी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें टोटल हमारे कम से कम 80 प्लस प्रश्न है। 80 प्लस प्रश्न है केवल पर्यावरण से संबंधित, जो कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का पहला सवाल, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए परिधन आवरण, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। पर्यावरण के अजैविक घटक में कौन कौन शामिल नहीं है? कौन कौन शामिल नहीं है? तो मृदा भी शामिल है, जल भी शामिल है और वायु भी शामिल है, लेकिन इसमें पौधे शामिल नहीं। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका हमारा A G
टास्क ले, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का जैविक घटक है? जैविक घटक है तो इसमें हमारा तापमान नहीं है, प्रकाश, आर्द्रता ये वाला नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, कवक। क्वेश्चन नंबर 6, हरे हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी, उत्पाद या स्वपोषी। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो हमारा इसका यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो एक देशीय। इसका हमारा ऑप्शन सी, एक देशीय। 10% का नियम किसने दिया? 10% का, तो लिडमैन। लिडमैन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 9, एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो इसका हमारा 10%। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 10, मृत जीवों को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाने वाले जीवों को जीव क्या कहलाते हैं? जीव क्या कहलाता है? तो अपघटक। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रवृत्ति का सफाई कर्मी कहा जाता है? निम्न में से कौन प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है? तो गिद्ध। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। टिड्डा खाद्य श्रृंखला में किस स्तर में आता है? किस स्तर में आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न 13 और 14, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो यह सीधा होता है। इसका हमारा ऑप्शन बी। सदैव किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा उल्टा बनता है? उल्टा बनता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी, तालाब। ऑप्शन सी, तालाब। अगला प्रश्न नंबर 15, एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी उल्टा होता है। इसका हमारा ऑप्शन बी। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के पास। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला, सान घाटी किस राज्य में स्थित है? सान घाटी तो हमारा केरल में है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 19, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? इसका हमारा कुल 4। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 21, रेड डाटा बुक में किन जीवों का विवरण होता है? तो संकटग्रस्त जीव होते हैं, यानी विलुप्त की कगार पर। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 23, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही। आगरा के ताजमहल के पीले पड़ने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो इसमें मथुरा रिफाइनरी से निकला CO2। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी, लाइकेन। ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 27, जल प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 28, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी में किसकी
अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता हो जब यह रोग होता है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी मिनी माता रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो यह सीसा, यानी इसे बोलते हैं सीसा के कारण होता है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 30, इटाई इटाई रोग किस तत्व के प्रदूषण से होता है? इटाई इटाई रोग, तो है हमारा ऑप्शन डी कैडमियम की कमी से होता है, इसका हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी। देखो नहीं नहीं, ये वाला गलत क्वेश्चन हो गया। यानी मिनी मात्रा रोग किसके कारण से होता है? तो इसका हमारा पारा की कमी से होता है, ना कि सीसा। ये तो गलत है ना, ऑप्शन ही गलत लिखा है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, मिनी मात्रा रोग पारा की कमी से होता है। इटेटाई रोग किसकी कमी से होता है? कैडमियम, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैक फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण क्या है? तो आर्गनेसिक, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो ये हमारा मेथेन गैस निकलती है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई डॉप्सन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो सप्तांग मंडल में पाई जाती है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 36, चिपको आंदोलन 1973 1973 किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये हमारे ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रेरक कौन थे? कौन थे? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा सुंदर लाल बहुगुणा, इसका हमारा ऑप्शन बी। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा अपिको आंदोलन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से? तो कर्नाटक, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कर्नाटक यहाँ पे उत्तराखंड का एक में द्वार से देखने वाली। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। चिपको आंदोलन 1973 किस राज्य से शुरू हुआ? किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ, ठीक है ना। चिपको आंदोलन के प्रमुख प्रेरक कौन है? तो सुंदर लाल बहुगुणा, ये भी सही है। दक्षिण भारत चिपको आंदोलन किस किसे कहा जाता? किसे कहा जाता है? तो अपिको आंदोलन, तो ये वाला सही है। फिर अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें कर्नाटक, हाँ दक्षिण में है ना, इसमें उत्तराखंड नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 41, वन्य संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1972 में पारित हुआ, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की कब शुरुआत हुई? तो हमारा ऑप्शन सी 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो है 1986 में लागू, ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44, प्रोजेक्ट हाथी किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट हाथी तो 1992 में शुरू किया गया था। हरित राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हमारी 2010 में हुई थी, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 46, वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम किस बरस आया? किस बरस आया? तो 2006 में आया, इसका हमारा ऑप्शन ए। भोपाल गैस त्रासदी किस बरस हुई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 1984 में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी किस जहरीली गैस का रिसा हुआ था? इसका हमारा मेथाइल आइसोसाइनेट, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 49, रामसर समझौता किससे संबंधित है? यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 में हुआ था इराक में। तो रामसर समझौता किस वर्ष संतुष्ट था? ऑप्शन ए 1971 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था? तो यह 2 फरवरी में मनाया था, क्योंकि 2 फरवरी में सम्मेलन आयोजित हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 52,
पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी। ओजोन परत संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? कौन सा प्रोटोकॉल? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। मोन्ट्रो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रीन हाउस गैस में कमी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 55। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी 16 सितंबर को। ऑप्शन बी 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 57। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 58। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस तो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण। 5 पर्यावरण जून। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो है 22 मई को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 60। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हम जिसे बोलते हैं जिम कार्बेट उत्तराखंड। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। कांजीरंगा असम में है। ये एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी। गिर राजस्थान में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 62। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कांजीरंगा, जिसका हमारा असम में। राजाजी उत्तराखंड में। पेरियर यह केरल में है। एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ, जो कहाँ पर है? मणिपुर में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा तो हेमिस। इसका हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हेमिस सही। अगला क्वेश्चन नंबर 66। संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? संगाई हिरण कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर में पाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत चीते किस देश से लाए गए? तो नामीबिया, जो कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा था कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 68। कश्मीरी हंगूर किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? तो दाची गाम। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो सलीम अली। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 71। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश संखराल। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 72। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसको जादव पायेंगो। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस क्रेन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो हमारा ऑप्शन बी बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? तो पलाश टेसु। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का तो उसका अशोक। इसका हमारा ऑप्शन सी सही अशोक। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं 2025 के अनुसार? तो इसमें कुल 4 टाइगर रिजर्व है। हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 78। उत्तर प्रदेश का सबसे नया यानी चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी
अमनगढ़। अगला प्रश्न नंबर 79। बब्बर शेर सफारी। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? किस जिले में? तो इटावा जिला। इसका जवाब ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 80। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट है? रामसर साइट है तो कुल 10 रामसर साइट। इसका जवाब ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 81। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य रामसर साइट यूपी के किस जिले में है? तो हमारा संत कबीर नगर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 82। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए उन्नाव में। नीरी नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी नागपुर में। अगला प्रश्न नंबर 84। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून। इसका हमारा ऑप्शन ए। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी गुरुग्राम हरियाणा। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।